नमस्कार मेरे साथियों। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण मिसलेनियस का टॉपिक लेके आए हैं, जिसे आप जानते हैं। आपने नाम सुना हुआ होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। हाँ, आपने सही सुना, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसका वर्ल्ड लेवल पे क्या कार्य है, क्या उत्तरदायित्व है, ये क्यों बनाया गया, ये किस किस तरीके से किन देशों के साथ में काम करता है, इसमें वीटो पावर क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आप चाहे एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का दे रहे हो या वनडे एग्जाम दे रहे हो, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको आगे पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों को कर दीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए, आपके दोस्तों से भी छूट न जाए, क्योंकि यहां से बनता है 1 से 2 नंबर हर एग्जाम, वनडे एग्जाम में। आइए हम पढ़ते हैं विनोद धाकड़ सर के साथ में यूएनओ के बारे में। यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसे बात करें हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है, मुख्यालय की बात करें न्यूयॉर्क में बना हुआ है। अब आपका सीधा सा क्वेश्चन होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आप जब तक एक विद्यार्थी ना पूछा जाए तब तक क्या इंटरेस्ट है पढ़ाई में, क्यों, क्या और कैसे। तो ये 1945 में इसका गठन विश्व लेवल पे क्यों किया गया था, इसकी जरूरत क्या थी जब सारे देश नॉर्मल चल रहे थे या एक सामान्य प्रक्रिया चल रही है, तो कुछ नई चीजों की जरूरत क्या है। जहां कारण होती है वही समस्या होती है, वहीं से उसका समाधान निकल के आता है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। एक तरीके से आधा विश्व इसमें पिस चुका था, काफी एक तरफ और काफी दूसरी तरफ, दो देशों के मध्य या कई देशों के मध्य युद्ध चलता रहा। इसमें भारी जन की, जनता की आर्थिक नुकसान हुआ और शांति भी एक तरीके से भंग हुई। तो यहां पे राष्ट्रीय लीग नाम का एक संस्था बनाई गई 1920 में। ये इसलिए बनाई गई कि कोई द्वितीय विश्व युद्ध न हो। पहले विश्व में काफी परेशानी हो चुकी थी, काफी आर्थिक हानि हो चुकी थी, तो दूसरा विश्व युद्ध न हो, राष्ट्रीय लीग बनाया गया। लेकिन ये असफल रहा। ये क्या रहता था, राष्ट्रीय लीग, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका था और अमेरिका अपने ही कारनामों पर चुप रहा करता था। राष्ट्रीय लीग नहीं बोलता करता था, क्योंकि आपके घर का मालिक है तो आपके बारे में कम बोलेगा, पड़ोसी की बुराई ज्यादा करेगा। 1920 लेकिन ये असफल रहा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के मध्य हुआ। इसका कारण ये हुआ था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और आखिरी में अमेरिका ने जापान जैसे शहर के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराए, जो आज भी वहां पर बहुत नुकसानदायक है। मतलब ऐसी हालत हो गई कि पहले वो द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व में अशांति आ गई थी, विकास थम गया था और काफी एक तरीके से भयानक स्थिति बनी हुई थी कि कहीं अगर परमाणु हथियारों का और देश इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ये पूरी दुनिया ही समाप्त ना हो जाए, हम तुम ना बचें। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी देखो, हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, अगर इनको छोड़ दिया जाए सारा विश्व का समाप्त हो सकता है। तो ऐसी स्थिति की नौबत न आए तो क्या किया हमने, 1945 में जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो हमने एक जो राष्ट्रीय लीग हुआ करता था उसी को पुनः नए तरीके से संस्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। उस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हुआ करते थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्हीं के मार्गदर्शन में यह संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। इसमें क्या हुआ था, इसमें यह है कि हर कोई सदस्य इसका सदस्य हो सकता है, कोई भी देश।
इसके शुरुआत में, प्रारंभ में या संस्थापक सदस्यों की बात की जाए, संस्थापक सदस्य, इसमें 51 हुआ थे। कितने हुए? 51। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। क्या है? भारत इसका संस्थापक मेंबर है। कैसे है? भारत तो 1947 में आजाद हुआ था, पर लेकिन भारत ने सदस्यता यहाँ पर संस्थापक सदस्यों में ले ली गई थी। फिर भी इसको आज भारत को वीटो पावर नहीं है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, वीटो पावर वगैरह क्या होता है। 51 सदस्यों के द्वारा ये गठन किया गया था। आगे चलकर वर्तमान में इसमें वर्तमान सदस्य हैं 193, इसके वर्तमान सदस्य हैं। इसको आप नोट भी करते जाइएगा साथ साथ में। वर्तमान कितने? 193। जो आखिरी सदस्य है 2011 में दक्षिणी सूडान बना हुआ था। इसका नया सदस्य या अंतिम सदस्य की बात करें 2011 में दक्षिणी सूडान था। ये सारे आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आइए हम जानते हैं इसका गठन क्यों किया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो अब हमें क्या चाहिए? इसके उद्देश्य दें शांति। इसके उद्देश्य क्या थे? शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना और विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। ये 3 महत्वपूर्ण इसके लक्ष्य थे। इनके लक्ष्यों पे ये खराबी उतरा है काफी अधिक मात्रा में, और आज भी इसकी बहुत बड़ी पावर दुनिया मानने के लिए बाध्य है। इसके हम बात कर लेते हैं अंगों के बारे में, ये किस तरीके से काम करता है। इसको थोड़ा सा हटा दूं। इसके कुल मिलाकर 6 अंग हैं जो ये काम करती हैं। इनकी बॉडी है कितनी है? 6 बॉडी हैं। उन 6 बॉडियों के बारे में जानेंगे, किस तरीके से वीटो पावर है उसके बारे में जानेंगे। आप अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके 6 अंग हैं। नंबर 1 बात करूं, महासभा। इसके बारे में जानते हैं, महासभा के बारे में। महासभा जो 193 सदस्य थे, मेंबर कितने हैं? 193। महासभा इसके अंदर भी 193 मेंबर हैं। मेंबर कितने हैं? 193। हर देश का एक मेंबर जाता है इसमें, हर किसी का एक वोट होता है इसके अंतर्गत। तो इसमें महासभा में हर देश का एक व्यक्ति, और एक इसमें क्या है, सितंबर माह में, कैसे समझिए, प्रथम हर साल सितंबर माह में इसकी बैठक आयोजित होती है। उसमें प्रत्येक देश अपने यहां से 5 व्यक्तियों को भेज सकता है प्रतिनिधित्व के रूप में। कितने लोगों को? 5 लोगों को। उनमें से वोट देने का अधिकार सिर्फ एक होता है। सीधी सी भाषा में आप समझ लीजिए, आपके परिवार को निमंत्रण मिला है पर परिवार आपका एक है। भारत से भी 5 लोग जा सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आता है किसको भेज सकते हैं? भारत सरकार या कोई भी देश की सरकार जो चाहे वो अपने प्रतिनिधि, एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, अधिकतम 5 व्यक्तियों को भेज सकती है। तो इसलिए इसमें 193 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दुनिया की लघु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दुनिया की लघु संसद कहते हैं इसको। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये समझ में आया? इसका काम क्या है? ये बजट का देखरेख करती है, गतिविधियों का निराकरण करती है, और सुरक्षा परिषद, सचिवालय और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो अंग हैं उनमें ये सदस्य चुन चुनकर भेजती है। ये इसके महत्वपूर्ण काम है। नंबर 2 की बात कर लो, लघु संसद, यहां लिख दूंगा लघु संसद। नंबर 2 बात कर लो मैं, इकोनॉमिकल एंड सोशल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद।
इसमें मेंबरों की संख्या जो होती है 54 होती है। इसका काम क्या है, आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, मतलब ये इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चर को बढ़ावा देती है। इसके 54 मेंबर हैं, इसमें से 18 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायरमेंट होते हैं, मतलब ये रिसाइकल चलती रहती है। और इन 54 सदस्यों को कहां से चुन के आते हैं, ये महासभा इनको चुनकर भेजती है, 2/3 बहुमत से पास करती है और ये सदस्यों का चयन किया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है, इसको मैं ट्रिपल स्टार, 5 स्टार या 6 स्टार जितना आप देना चाहो दे सकते हो। इसकी मैं बात करता हूं सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद एक तरीके से इसका पूरा पावर हाउस है। जैसे भारत की सारी शक्तियां देखा जाए तो प्रधानमंत्री में निहित हैं या प्रधानमंत्री के पास पावर है, मेन ताकत, ऐसे ही सुरक्षा परिषद के पावर पूरी संयुक्त राष्ट्र संघ की पावर है। इसी में हम समझेंगे वीटो पावर। सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 15। आपने सही सुना। इसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं प्लस 10 अस्थायी होते हैं। 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य का अर्थ क्या है? जब से 1945 बना हुआ है, जब से स्थायी सदस्य हैं ये बराबर रोटेशन में और चलते आ रहे हैं, ये कभी हटने वाले नहीं है। ये स्थायी 10 अस्थायी हैं, इनको कौन भेजती है? महासभा अपने 2/3 बहुमत से पारित करते हुए चुनकर भेजती है। किसकी? उस पर सुरक्षा परिषद की सहमति पर। मतलब सुरक्षा परिषद प्रस्ताव भेजेगी कि 10 सदस्यों को चुना जाए, इनमें से मान चलो 50 लोगों का प्रस्ताव दिया, महासभा उस पर वोटिंग करेगी, यहाँ पर 10 अस्थायी सदस्यों को चुन लिया जाएगा। वर्तमान में भारत अस्थायी सदस्य है और अगस्त महीने और सितंबर महीने की अध्यक्षता भारत यहाँ पे कर रहा है। जो तालिबान के समय जो पावर इसमें इस्तेमाल किए हैं भारत में, कोई भी सदस्य मान्यता न दे, भारत ने अस्थायी सदस्य अध्यक्ष के रूप में प्रस्ताव पारित करवाया है। स्थायी सदस्यों के बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या है, इनके पास पावर क्या है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इसको आपको याद रखना होगा, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, या इसको ट्रिक में याद करो A, B, C, F, R। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर आपको याद करना है, सबसे बेटर तरीका तो ये है कि आप मैप रखिए सामने, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। ये 5 स्थायी सदस्य हैं, इनके पास होता है कौन सा पावर? वीटो पावर। वीटो पावर का हिंदी में सीधा सीधा अर्थ होता है निषेधाधिकार, मतलब मना करने का अधिकार है। अगर सारे के सारे सदस्य यहाँ पे 15 के 15 सदस्य मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं 14, और एक इसमें मना कर देता है कि ऐसा मैं नहीं कर रहा या मेरी इच्छा नहीं है करने की, तो कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया सकता। यही संयुक्त राष्ट्र संघ का एक लांछन भी है कि आप सब चीज की लोकतंत्र की बात करते हो, डेमोक्रेसी की बात करते हो, पर वीटो पावर सिर्फ 5 लोगों को ही क्यों? क्योंकि अगर चीन चाहेगा, अगर चीन के विरुद्ध अगर कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, चीन क्या करेगा? वीटो पावर लगाएगा और इसके विरुद्ध कोई भी केस नहीं होगा। इसी तारतम्य में सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया है? रूस ने सबसे ज्यादा। अब सबसे ज्यादा इसने क्यों कर दिया वीटो पावर? भारत के मुद्दे पर, क्योंकि रूस है जो भारत का हितैषी व्यक्ति है, और रूस भारत का हितैषी है, तो वो क्या करता है? वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को गिरवा देता है। भारत ने भी कई बार कश्मीर मुद्दा उठाया है, लेकिन इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तो सहमत हो जाते हैं कि इसका वो किया जाए सॉल्यूशन, लेकिन चीन दूसरा मना कर देता है। जैसे तिब्बत वाली बात आती है, तिब्बत का जो पठार है चीन ने कब्जा कर लिया था,
उस पर क्या किया, चीन ने वीटो पावर लगा दिया। तो ऐसे ही सारे काम नहीं होने देता। अब आप कहते हैं सर भारत तो संस्थापक सदस्य था, लेकिन इसको वीटो पावर क्यों नहीं मिल पाया? वीटो पावर इसलिए नहीं मिल पाया, जो भारत खर्च करता है अपना बजट संयुक्त राष्ट्र संघ में मात्र 1% बजट खर्च करता है, 1 से 1.5% खर्च करता है, जबकि इसको वीटो पावर के लिए 1947 में लगभग 7 से 8% बजट की जरूरत थी। भारत आज भी 1% करवा रहा है, उस समय तो कुछ भी न के बराबर बजट पास कर पाता था, मत दे पाता था अंशदान। अगर इसको पैसा नहीं दे पाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को, कोई एक देश तो चला नहीं जाता, सब मिलकर कंट्रीब्यूशन से चलाते हैं, इसलिए इसको वीटो पावर नहीं मिल पाया। या जवाहरलाल नेहरू की गलती भी कह सकते हैं उस समय, क्योंकि उस समय बेरोजगारी थी, रोटी खाने तक नहीं थी हमारे पास, तो क्या हम वीटो पावर लेते? एशिया में किसी को वीटो पावर देना था, कोई शक्तिशाली और बड़ा देश नहीं था, तो भारत के पास प्रस्ताव आया हुआ था। भारत ने क्या किया कि किसी और देश के पास जाए, उससे अच्छा है मेरे पड़ोसी मित्र देश चीन के पास चला जाए। पर भारत के प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता था कि ये गद्दार निकलेगा। काश आज ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है, पर भारत आज पूरी ताकत लगा रहा है कि वीटो पावर मिल जाए, और उम्मीद है कि जल्द ही वीटो पावर मिलेगा। पर ये ससुरा चीन है जो अड़ंगा लगा देता है बार बार। खैर ये तो काफी चीजें हैं, भारत को वीटो पावर क्यों मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मेन मुद्दे पर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर। इसमें क्या है, 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। इनका क्या होता है, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। कितने का, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। हर 2 वर्ष बाद में ये रोटेशन होते रहते हैं। इनको कहां से चुन के आते हैं, ये महासभा से चुन के आते हैं। ये कोई स्थायी नहीं रहते, और एक बार चुनने के बाद अगले वर्ष वो लगातार नहीं चुने जा सकते। भारत 2020-22 में बन गया है, आगे नहीं बनेगा, फिर अगले चरण में आ सकता है इसका नंबर। अब इसमें जैसे ये संसद है, जैसे ये आज सुरक्षा परिषद की मीटिंग चल रही है, 5 लोग तो ये आ गए वीटो पावर वाले, और 10 लोग ये आ गए अस्थायी सदस्य। कोई प्रस्ताव पारित करना है, जैसे तालिबान के ऊपर वर्तमान प्रस्ताव पारित करना है कि इसकी सरकार को मान्यता कोई नहीं देगा, तो इसमें इन 5 की सहमति अनिवार्य है। क्या है, 5 की सहमति अनिवार्य है, और टोटल 9 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। ये आपको समझ में आया कंडीशन? मतलब टोटल 9 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, 5 की कंडीशन अनिवार्य है। अगर एक ने भी इसमें मना कर दिया और 10 ये भी हाँ कर देते हैं, तो ये प्रस्ताव गिर जाएगा। इसे ही कहते हैं वीटो पावर। अगर किसी चाहे कोई भी सदस्य अगर सहमत नहीं है, तो वो उसमें भाग न ले उस सभा में, तो पास हो सकता है, पर लेकिन वो मना करेगा तो ऐसी स्थिति में पास नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं वीटो पावर। ठीक है, ये वीटो पावर समझ में आया। अब आगे चलते हैं और मुद्दों के ऊपर। ये आप नोट जरूर करके रखिएगा साथ में। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये भी एक महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी क्या कहानी है भाई? इसमें कुल मिला के कितने सदस्य होते हैं? इसका पहले मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड शहर में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? नीदरलैंड शहर में है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो भी दो देशों या अन्य अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो समझौते या संधियां कुछ भी होना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी न्यायिक प्रणाली का कार्य करता है। द हेग नीदरलैंड में। इसके जजों की संख्या कितनी है? जज कितने होंगे इसमें? 15 जज होंगे इसमें। प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होगा? 9 वर्ष का कार्यकाल होगा, राइट। और इसका जो कोरम है, कोरम भी 9 होगा। मतलब कोरम क्या है? न्यूनतम सदस्यों की संख्या, न्यायालय में न्यूनतम जजों की संख्या। अगर 9 से कम अगर न्यायालय में जज हुए तो कार्यवाही नहीं की जा सकती। वर्तमान में 2012 में बने हुए थे भारत के दलवीर सिंह भंडारी। कौन? दलवीर सिंह भंडारी।
ये वर्तमान में भी सदस्य हैं अभी और रिटायरमेंट होने वाले हैं इसमें। तो भारत के भी जज इसमें कौन है? दलबीर सिंह भंडारी। आगे और बात करते हैं पुष्कर रोड। आप ये चीजें नोट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या है? द हैग नीदरलैंड। 15 जज हैं, कार्यालय 9 वर्ष का है। 2012 में दलबीर सिंह भंडारी, और भी इसके 3 सदस्य बन चुके हैं, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक उपाध्याय। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, 2 चीजें और बची हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको समझना, एक बार समझने के बाद इसको रिवाइज जरूर करना है आपको। क्या करना है? रिवाइज करना है। इसके नोट्स में है बढ़िया। कितने हो गए? 4। पहला कौन सा हुआ? महासभा। दूसरा कौन सा हुआ? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तीसरा कौन सा हुआ अपना? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा कौन सा हम पढ़ लेंगे? हम प्रन्यास परिषद या न्यास परिषद भी कह सकते हैं। छठवा है हमारा सचिवालय। प्रन्यास परिषद के बारे में जानते हैं। जो न्यास परिषद है इसका गठन किया गया था। कोई भी देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी गवर्नेंस चलाने के लिए सक्षम नहीं है या चलाने में अनभिज्ञ हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की टीम, जिसमें कुछ देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं अन्य देश, ये अपने आपको प्रशासनिक व्यवस्था सिखाएंगे और आपको गुड गवर्नेंस के बारे में बताएंगे और आपको सहयोग करेंगे जब तक आप फ्रीडम एक तरीके से ये ना कह दें कि हम अपना देश चलाने के लिए सक्षम हैं। तो प्रन्यास परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है, अस्तित्व में नहीं है। इन्होंने एक मीटिंग के द्वारा मना कर रखा है कि हम आगे मीटिंग नहीं लेंगे। अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है कि कोई देश सक्षम नहीं है अपनी सरकार चलाने के लिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से मदद ले सकता है। इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। सचिवालय के बारे में बात कर लेते हैं। सचिवालय या सेक्रेटरीट, ये क्या है? एक तरीके का ये बिल्डिंग है संसद की तरह, जो कितनी है? 39 मंजिला भवन में टिकी हुई है और 17 एकड़ जमीन है, जो जमीन दान में वर्तमान में अमेरिका उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट टी फ्रैंकलिन के द्वारा दी गई। कितनी? 17 एकड़ जमीन। 17 एकड़ जमीन मायने रखती है जो दी गई उस समय। दूसरा, सचिवालय का काम क्या है? कागजी कार्यवाही, या दूसरी बात करें दिन प्रतिदिन के कार्य, प्रतिदिन के कार्य, ये सारे कार्य इसका सचिवालय का काम है। इस सचिवालय का काम है। तो दूसरा क्या है इसका? इसकी भाषा होगी अंग्रेजी, फ्रेंच, इसकी कार्यकारी भाषा है। लेकिन इसकी कागजी कार्यवाही की बात करें तो इसमें अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरी फ्रांस, स्पेनिश और रशिया, और एक आखिरी बचती है चाइना, या इसे मंदारिन भाषा भी कहते हैं। ये 6 भाषाओं में इनके नोटिफिकेशन प्रस्तावित निकलते रहते हैं। ये भाषाएं हैं इनकी। अब आप कहेंगे सर हिंदी क्यों नहीं है? हिंदी तो बहुत सी बोली जाती है। जो कोई भी देश इस भाषा में अपना अनुवाद करवाना चाहता है उसको एक अंशदान के रूप में पैसा इसको देना पड़ता है। तो भारत कहता है, भारत का प्लानिंग ये भी है कि अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करवा भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है,
क्योंकि हमने करवाया, नेपाल भी उसको पढ़ने लगेगा, समझ में आएगा, भूटान को भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, बांग्लादेश को भी समझ में आ जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी समझ लेंगे। मतलब हमारे पैसे से यूज करेंगे, तो हम तो पैसे नहीं, अगर दोनों लैंग्वेज समझ लेते हैं, इंग्लिश से काम चला लेते हैं हम लोग। तो इसलिए भारत की अभी कोई डिमांड ऐसा कुछ नहीं है, पर चल रहा है आगे प्रस्ताव कि हम भी इसमें अपनी भाषा को रखें, क्योंकि भारत की भाषा दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। ये सचिवालय हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सारा कुछ पढ़ा हमने, और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके अंतर्गत अन्य पार्ट और भी हैं जो सेकंड वीडियो में लाएंगे, जैसे यूनिसेफ हुआ, यूएनडीपी हुआ, यूएनईपी भी हुआ, क्योंकि ये शुरुआत में तो नॉर्मल था, फिर धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया, क्योंकि ये फाइनेंस लोन भी उपलब्ध करवाता गया एक तरीके से, चाइल्ड वेलफेयर भी काम करता गया, विश्व धरोहर की सूचियां भी बनाता गया। तो मतलब हर प्रकार से इसने अपना जाल फैलाया है। दुनिया में ये बहुत बड़ा ताकतवर के रूप में है और इसकी शक्ति इतनी है कि कोई इसे रोक नहीं सकता। साथियों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।